हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं बेटा अपना एक नया चैप्टर, यानी कि एक नए चैप्टर का डिस्कशन, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग एकदम धुरंधर, एकदम शानदार बच्चे हो चुके हैं और एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए ही आप इस वीडियो पे आए हैं। और जो आपका ये 1 घंटा आधा घंटे की जो भी वीडियो होगी, उसको प्रॉपर तरीके से हम यूटिलाइज करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करें। हमारी कोशिश केवल ये है बेटा आपके पास कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हम सीख रहे हैं यहाँ पे, जो पीवाईक्यूज है आपके, जो अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज आए हुए हैं कुछ लास्ट ईयर्स के अंदर, उनको उठा के उनमें से कॉन्सेप्ट सीखा जाए और कुछ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, ये जो चैप्टर है आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कायदे से 11th क्लास के सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर होता है। कई बार कहीं जगह पर अलग पढ़ाते हैं, कई जगह पर लास्ट में पढ़ाते हैं, बट एक बात जान लो कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर होता है, जिसमें एक तरीके से चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों में एक तरीके से फ्री के नंबर आ रहे होते हैं। एडवांस में डेफिनेटली थोड़ा सा टिपिकल चीजें तो होंगी ही होंगी, और सही मायने बताऊं हर साल सवाल आते हैं इसके ऊपर से। ऑलमोस्ट हर साल आपको एडवांस में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी किसी साल में शायद दो दो तीन तीन भी आ जाते हैं, जो आपके पास या तो एरर, मेजर मेजर टॉपिक्स क्या है आपके पास, एरर हो गया है ना, आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो गए, चाहे वर्नियर कैलिपर हो चाहे स्क्रू गेज हो, या फिर आपके पास डायमेंशन वाले सवाल हो गए। ये तीन मेजर मेजर टॉपिक को मिला के एक चैप्टर बना, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। इसी के अंदर हमने सवाल किसके डाले हैं, उसके आपके मेजरमेंट आ गया तो किसके बेटा आपके पास कुल मिला के इंस्ट्रूमेंट्स के भी। तो हमारे जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, एक तो आपके पास एरर्स, एक आपके पास दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स, और एक आपके पास डायमेंशन। और छोटे मोटे टॉपिक तो होते ही रहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ये वो भी एडवांस टच कर लेता है कई बार। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा भी मैं यहाँ पे। तो कोशिश रहेगी हमारी कि अगले आधे घंटे में हम 5-6 सवाल को अच्छे से सीखें, समझे, सॉल्यूशन जानने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सीखें, है ना। चलिए, तो पहला सवाल क्या बोलता है देखते हैं बेटा। पहला सवाल बोलता है आपके पास, दैट इज, सवाल आया 2020 जेईई एडवांस के अंदर। इन्होंने बोला कि समटाइम इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर हर एक क्वांटिटी को ना एक फिजिकल क्वांटिटी की सम पावर के में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कोई x एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो पोजीशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो x की पावर अल्फा के बराबर है। यानी कि मान लो x एक फिजिकल क्वांटिटी है, x एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसकी पावर चेंज करते जाओ, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आती रहेंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जैसे जैसे सिंपल सिंपल कि भाई लेंथ है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, एरिया का एल स्क्वायर होगा, आपके पास वॉल्यूम का एल क्यूब होगा, है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब हमने एक ही डायमेंशन फॉर्मूला की पावर को चेंज करते गए और हमारे पास नई नई क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटी आ गई। तो हमने क्या किया, हमने चीजों को आसान करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया, जिसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक्स के डायमेंशन फॉर्मूला की पावर समथिंग है। जी साहब, बिल्कुल सही बात है। तो पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से कौन सा ट्रू है, हमसे ये जानने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा लेंदी हो जाएगा सवाल, बट सवाल आसान है। देखो ध्यान से, पोजीशन का मतलब आप बोलोगे वो 2 मीटर दूर है, मतलब लेंथ। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोजीशन जो है बेटा आपके पास, वो किसके बराबर है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोजीशन जो है वो किसके बराबर होता है सर? वो एल के बराबर होता है। जो एल है वो किसके बराबर आ गया सर? एक्स की पावर अल्फा के बराबर। किसके बराबर बेटा? एक्स की पावर अल्फा है ना, हाँ अल्फा के बराबर। जी मास्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बेटा स्पीड। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है, किसी से भी पूछ लेना, कान पकड़ के पूछोगे बता देगा आपको। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। जी साहब, बिल्कुल सही बात है। तो वो किसके बराबर दे रखा है बेटा? एक्स की पावर बीटा। यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, उसकी पावर बीटा कर दोगे तो वो स्पीड के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद बोला एक्सेलरेशन। ओके साहब, एक्सेलरेशन, ओ हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है साहब आपके पास LT-2। LT-2 होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, और वो किसके बराबर दे रखा है बेटा आपके पास? एक्स की पावर पी। एक्स की पावर पी, सब बिल्कुल सही है। अगला देखो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना होता है सर जी? लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए सर MLT-1। और MLT-1 किसके बराबर दे रखा है सर? एक्स की पावर किसके? क्यू के बराबर। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा?
सर हो सकता है, देखते हैं। फोर्स जो है बेटा, फोर्स FORCE, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है सर MLT-2। बिल्कुल सही बात है गाइस। MLT-2 दे रखा है x की पावर r के बराबर, x की पावर r के बराबर। अच्छा सर, आपको बस ये P Q अल्फा बीटा, देखो अपने पास देखो ये पावर जो ना अल्फा बीटा P Q और R, इनमें कुछ रिलेशंस पूछ रहा है कि क्या क्या रहेंगे। तो देखो ध्यान से, इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया 1, इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया 2, इसको इक्वेशन बोल दिया 3, इसको इक्वेशन बोल दिया 4, इसको इक्वेशन बोल दिया 5। जी मास्टर साहब बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हिट एंड ट्रायल करना है अपने को, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है। क्या सोचो बेटा, अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूं तो L से L कर जाएगा, तो क्या बचेगा T, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T मिल जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L तो पता ही है, बिल्कुल सही बात है। ये डिवाइड बाय ये कर दूंगा या फिर ये डिवाइड बाय ये कर दूंगा तो LT माइनस LT माइनस 1 कर जाएगा, तो M का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि अपने पास M को हम x की पावर कितना लिख सकते हैं वो भी जान लेंगे, हम L को x की पावर अल्फा लिख सकते हैं, तो दे ही रखा है, और हम T को x की पावर कितना लिख सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं, कितना बेटा 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो वो आएगा सर डायमेंशन ऑफ L अपॉन में डायमेंशन ऑफ LT माइनस 1। जी साहब, वो किसके बराबर आ गया सर, x की पावर अल्फा और x की पावर नीचे आ जाएगा आपके पास जो भी है अल्फा के अलावा क्या है, बीटा, बीटा बीटा, ठीक है। यस, तो बताओ L से L कट गया तो कितना आया, t की पावर माइनस सॉरी t की पावर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, x की पावर अल्फा माइनस बीटा। एक ये आ गया सर जी, बिल्कुल सही बात है, ये अपने बहुत काम आएगा बाद में। इसको बॉक्से में बंद कर लेते, बॉक्से में कितनी इक्वेशन हो चुकी थी अपने पास, 5, तो इसको छठा नाम दे दो, इसको छठा नाम दे दो, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ जरा, अगर अपन क्या करूं, अगर अपन 4 को 2 से डिवाइड कर दे, 4/2 कर देगा, तो LT माइनस 1 LT माइनस 1 कर जाएगा, तो M भी आ जाएगा आपके पास। तो लल्ला देख ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं करूं सर 4 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो वो लिखा है MLT माइनस 1 और नीचे लिखा है LT माइनस 1। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है x की पावर q, स्पीड का x की पावर बीटा, तो यहां पर आ गया सर x की पावर q अपॉन x की पावर बीटा। तो ये कितना आ जाएगा साहब, सर ये आ जाएगा x की पावर q माइनस बीटा। ओके सर जी, तो देखो ध्यान से, ये किसके बराबर आ गया, LT माइनस 1 LT माइनस 1 कट गया, तो ये किसके बराबर है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M। यानी कि ये भी अपने बहुत काम की चीज है। इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख देते हैं। अब देख, क्या मैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ M जानता हूं, यस सर जानते हो। क्या मैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L जानता हूं, यस सर जानता हूं। क्या मैं डायमेंशन फॉर्मूला T जानता हूं, जानता हूं। और इस सारी क्वांटिटी में M L और T ही तो है, यस सर। अब किसी में भी वैल्यू पुट कर दोगे आपके आंसर आने लग जाएंगे। पहली क्वांटिटी क्या है बेटा, अल्फा पी और बीटा में रिलेशन पूछ रहा है, तो अल्फा पी और बीटा। अगर इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है तो मैं एक काम करता हूं, एल और टी की वैल्यू रख देता हूं और पावर कंपेयर कर लेता हूं। तो देखो ध्यान से, बाय इक्वेशन 3, क्या बेटा क्या बेटा क्या बेटा क्या बेटा, बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3 या फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर मैं इक्वेशन 3 को बेटा क्या कर लूं, देखूं, तो इक्वेशन 3 क्या है बेटा मेरे पास, LT माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर P, तो LT माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर P। सर बिल्कुल सही बात है। L कितना है बेटा, L है आपके पास एक्स की पावर अल्फा, तो ये आ गया सर एक्स की पावर अल्फा। T की पावर, T कितना है बेटा, ये इसकी पावर -2 करना है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर -2 टाइम्स ऑफ कितना बेटा आपके पास, ये वाली चीज जो भी है अल्फा माइनस बीटा। ये टी की पावर, टी तो ये आ गया एक्स की पावर अल्फा माइनस बीटा, और इसका -2 पावर कर दिया तो मल्टीप्लाई होगी पावर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। एडवांस के बच्चे तो पता है सर हमें, क्या हमें बता रहे, अरे हमें सिखा रहा है। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पर देखो ये पावर ऐड कर दो, अल्फा -2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पी, ये पावर कंपेयर कर लिया, तो यहां से क्या आया, 2 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पी। क्या ऐसा कुछ इक्वेशन है अपने पास, 2 बीटा प्लस अल्फा,
टू बीटा प्लस अल्फा समथिंग समथिंग कुछ है क्या? अच्छा यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा बेटा, माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यस, क्योंकि ये माइनस अल्फा, यस। तो देखो ध्यान से, आपके पास अल्फा को इधर ले जाओ तो, या फिर किसी और चीज को इधर ले जाओ, देख लेते हैं अपने पास बाकी सब तो ठीक लग रहा है, बाकी सब तो सर बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। तो अल्फा प्लस में पी इज इक्वल टू टू बीटा आ रहा है क्या? यस, टू बीटा किसके बराबर आ गया आपके पास में? अल्फा प्लस में पी। तो पहला ही इक्वेशन क्या आ गया आपका? सही आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहां से पता लग गया ऑप्शन जो ए है वो क्या है? करेक्ट है। पर सर ये तो एडवांस है, एडवांस में तो मल्टीपल करेक्ट होता है, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जी साहब, तो अल्फा बीटा पी में ये रिलेशन आ गया। तो देखो ध्यान से, टू बीटा, अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, अपने को पी क्यू आर और आपको किस में जाना है बेटा? आपके पास टू बीटा में जाना है, पी क्यू आर और अल्फा में जाना है, और पी क्यू आर और बीटा में जाना है। तो देखो पी क्यू आर और बीटा, पी क्यू आर और बीटा, या तो ये रिलेशन सही हो गया, ये रिलेशन सही हो गया, इन दोनों में एक चेक करना पड़ेगा अपने को। कर लेते हैं बेटा। तो पी क्यू आर कहां का पड़ा है बेटा? पी क्यू आर इन सब में आ रहा है आपके पास, ये सब आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करना चालू कर दूं लास्ट वाली में, तो बाय इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में आ जाओ, इक्वेशन 5 में सारी टर्म्स आ रही है बेटा, आ जाओ जी। तो बाय इक्वेशन 5 या फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, पांचवी इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं बेटा? एम एल टी माइनस टू जो है वो एक्स की पावर आर के बराबर है। जी गाइज, एकदम सही बात है। तो बताओ m किसके बराबर आया था सर? m आया था x की पावर q माइनस बीटा। सही बात है सर। l आया था सर, l आया था सर x की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा, यस सर। और आपके पास, या फिर ऐसे समझो एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू सीधे सीधे पुट कर दो बेटा, एल टी माइनस टू एक्स की पावर पी के बराबर है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर पी। तो एल टी माइनस टू को लिख देते हैं एक्स की पावर पी इज इक्वल टू एक्स की पावर आर। जरा पावर कंपेयर कर लो बेटा, एक्स की पावर यहां कितना आ जाएगा बेटा? क्यू माइनस बीटा प्लस में पी, ये पावर आ गई, इज इक्वल टू आर। ये आपके पास आ गया। तो क्यू बीटा पी और आर में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। तो देखो ध्यान से, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा है, तो ध्यान से देख बेटा, पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? आपके पास ये आ गया आपके पास बीटा। ओके ओके ओके, तो ये आ गया आपके पास, देखो ध्यान से, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। तो P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू टू बीटा है, और यहां पर बीटा है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी इसमें आंसर दे रखा है क्या? तो पता करें, 1 एंड 2 दे रखा है, तो टू बीटा आ रहा है क्या? अपना एक बार चेक कर लें क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई अपनी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? तो देखो ध्यान से, एम एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू एक्स की पावर पी है, सही बात है, एल टी माइनस टू एक्स की पावर पी है, तो सही बात है। और मास किसके बराबर था बेटा? मास था आपके पास q माइनस बीटा, ओके, और x की पावर p वहां से आ गया, ये भी सही बात है सर। तो यानी कि आपके पास बन गया q माइनस बीटा प्लस p इज इक्वल टू r। सही बात है। तो p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, ये बिल्कुल सही आ रहा है बेटा अपना आंसर। अब इसमें से अगर सेकंड वाला सही है, इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ मिस प्रिंट होना चाहिए। यहां मेरे हिसाब से क्या है? मिस प्रिंट है। कैन आई चेक इट फ्रॉम द बुक, जिस किताब से लिया गया है, ताकि मैं आपको यहीं की क्लैरिटी दे पाऊं, है ना, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, कहीं भी मेरी तरफ से कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। यस, बी ऑप्शन में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बेटा, इसको बीटा काट लेना, क्योंकि अपना आंसर बीटा आ रहा है ना। ये अपनी इक्वेशन बिल्कुल सही आई है, और आंसर 2 दे रखा है, इसका मतलब 1 एंड 2 आपके पास दोनों सही आ गए। तो भाई साहब ये भी क्या है? करेक्ट आ गया। करेक्ट आ गया कौन सा बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आ गया बेटा? करेक्ट आ गया अपने पास। तो सही कर लेना बेटा, क्योंकि किताब में मैंने अभी अभी देख लिया। अब देख बेटा, अगर आपके पास ये सही है, पी क्यू आर और बीटा, पी क्यू आर और बीटा में, या तो ये रिलेशन सही हो गया, ये सही होगा। जब ये सही आ चुका है तो ये तो गलत हो गया। अब बस थर्ड और चेक करना है बेटा, पी क्यू आर और अल्फा चेक करना है बेटा, पी क्यू आर और अल्फा, इसके टर्म्स में लाना है अपने को। तो देख मेरे प्यारे बच्चे, मेरा प्यारा बच्चा, ध्यान से देखना बेटा। तो अगर मैं क्या करूं बेटा, आपके पास अगर मैं क्या करूं, पी क्यू और आर और अल्फा, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आइए देखते हैं, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन में ही क्या लिखूं, आ जाओ लास्ट चीज चेक कर लेते हैं क्या बेटा। अगर मैं
फ्रॉम इक्वेशन 5 बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 5। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं एक चीज, क्योंकि शायद यहीं से क्लैरिटी आ जाए आपके पास। P माइनस क्यू आर एल्फा, तो P क्यू आर और एल्फा इनमें रिलेशन लाना है, इसमें इसमें इसमें। ओके 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 ठीक है जी। ध्यान से देखो बेटा, फोर्स वाली इक्वेशन में ही ढूंढते हैं। चलो फोर्स वाली इक्वेशन से मैं क्या लिखूं बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 मैं क्या लिख सकता हूं बेटा आपके पास, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा आपके पास, वो सर है आपके पास एक्स की पावर आर के बराबर। बिल्कुल सही बात है सर। अब मास किसके बराबर आया था बेटा, मास आया था आपके पास क्यू माइनस बीटा, तो यहां तो बीटा वाली टर्म्स आ जाएंगे, तो कैंसिल करना पड़ेगा बीटा वाली टर्म्स। चलो देखते हैं बेटा, तो ये आ गया एक्स की पावर क्यू माइनस में बीटा, ये मास आ गया। लेंथ किसके बराबर है बेटा, एक्स की पावर अल्फा के बराबर है, ये भी सही बात है सर। उसके अलावा अगर हम कहें बेटा तो अरे आ तो गया आंसर, वैसे ही आ गया अपना आंसर। देख ध्यान से, छोड़ अपने को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जा तो ये ले आसान कर देता हूं। देख ध्यान से, आपको पता है फ्रॉम ऑप्शन ए, फ्रॉम ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कहता है बेटा, क्योंकि वो सही है और वो आया था बेटा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पी, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पी, सही बात है सर। एंड फ्रॉम ऑप्शन बी, फ्रॉम ऑप्शन बी, बी ऑप्शन से हमें पता लग गया था क्या बच्चे, P प्लस क्यू माइनस आर, P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, जी सर। तो बताओ ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो बेटा क्या आएगा, इंप्लाइज P प्लस क्यू माइनस आर, मुझे बीटा एलिमिनेट करना है बस, तो यहां पे रख दिया बेटा, यहां पर रख दिया आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी कुल मिला के, या फिर ऐसे रख लो, बीटा की वैल्यू ये है, यहां रख दो, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस में आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, अल्फा प्लस पी के बराबर आ गया, है ना। इस सब सिर्फ कैलकुलेशन है। अब चेक कर लेते हैं बेटा आपके पास, यहां पर बीटा की वैल्यू ये वाली यहां रख दी, तो देखो ध्यान से 2p प्लस 2q माइनस 2r इज इक्वल टू अल्फा प्लस में p। तो बताओ बेटा यहां से आ जाएगा p प्लस 2q माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा, ये आना चाहिए पी क्यू आर अल्फा में रिलेशन, जबकि अपने को तो कुछ अजीब सा दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके पास हमने सारे रिलेशन निकाल दिए, ऑप्शन चेक कर दिए आपकी तसल्ली के लिए। तो ये था आपके पास सवाल जो आपको सिर्फ मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। और यस, क्योंकि आप एडवांस के बच्चे हो तो आपकी मैथ्स तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हो। मुझे समझाना भी है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बच्चा। तो दिमाग कैसे चलना चाहिए, जिन जिन अल्फा बीटा पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए, जिन जिन में रिलेशन चाहिए, उन इक्वेशन को यूज करके एक दूसरे में वैल्यू पुट करो, पावर कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। ये बहुत सही क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के टाइम पर, मतलब डायमेंशंस के ऊपर और क्या ही सवाल बना देगा यार, ये तो काफी अच्छा है डायमेंशन के हिसाब से सवाल, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल था बच्चे। नेक्स्ट सवाल पे मूव कर लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल आया बेटा 2019 एडवांस के अंदर, क्या पूछा गया, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम माना गया जहां पर जो मास है बेटा, जहां पर जो मास है और जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है ना, वो क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है ना। और जो लेंथ है बेटा, वो डायमेंशन है उसकी एल, लेंथ की डायमेंशन किसके बराबर है बेटा, एल के बराबर है। ओके सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। तो देखो ध्यान से, बहुत मतलब ऐसे अटपटा सा सवाल है, लेकिन है कुछ भी नहीं, मतलब 2 स्लाइड के अंदर हो जाएगा। देखते हैं बच्चे, एक बात बताओ बेटा, हमें बोला डायमेंशन ऑफ मास किसके बराबर है, सर डायमेंशन ऑफ मास है बेटा आपके पास डायमेंशन लेस, वो m0 l0 t0 पुट कर दिया। ओके सर, और डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है बेटा डायमेंशन, वो है सर, वो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। यस सर, तो बताओ बेटा इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, m0 l0 t0, है कि नहीं, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है खुद पूरा का पूरा। तो बताओ मास तो खुद डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, जो वेलोसिटी होता है वो होता है सर l, लेंथ की डायमेंशन क्या है, l दे रखी है, तो वो तो l रख दो। टाइम की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो l टाइम की पावर -1, इसकी डायमेंशन निकल जाएगी इस बहाने, और रेडियस कितना है बेटा, खुद l है।
तो इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो बताओ बेटा लेंथ का स्क्वायर, तो ये लेंथ का स्क्वायर इधर जाके कितना, लेंथ की पावर -2, तो टाइम की जो डायमेंशन आ गई, टाइम की पावर -1 जो आया वो आ गया सर लेंथ की पावर -2, यानी कि जो टाइम की डायमेंशन आ गई बेटा वो किसके बराबर आ गई, एल स्क्वायर के बराबर आ गई। इस नए सिस्टम में जो टाइम की डायमेंशन है वो एल स्क्वायर के बराबर आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, खत्म, सवाल हो गया। देख ध्यान से, पहला पूछा डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो सर डायमेंशन ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है सर जी, वो होता है आपके पास m इंटू एल इंटू टी -2, यही तो होता है बेटा, है ना। तो बेटा यहां पर मास की डायमेंशन कितनी है बेटा, 0, तो m0 l0 t0, ये तो मास की डायमेंशन हो गई। लेंथ की डायमेंशन l है ही, और टाइम की डायमेंशन की पावर -2, तो टाइम की खुद की डायमेंशन कितनी है, l की पावर 2, तो यहां पे आ जाएगा l की पावर 2 की पावर -2, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा l इंटू एल की पावर -4, यानी कि आ गया l की पावर -3, खत्म कहानी। तो यानी कि फोर्स की डायमेंशन कितनी आ गई, l की पावर -3। क्या ये दे रखा है सर जी, ये यस ये पूछा था, यानी कि सही है आपके पास, ए ऑप्शन आपका सही आ गया। ओके गाइस, अगला देखो बेटा, अगला बोला डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बेटा आपके पास, डायमेंशन ऑफ एनर्जी वैसे क्या होती है सर, वो होती है डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास डायमेंशन ऑफ लेंथ की पावर 2, और ml2 t-2 टाइम की पावर -2। तो बताओ मास की डायमेंशन कितनी है आपकी बार, m0 l0 t0, लेंथ की डायमेंशन किसके बराबर है, l के बराबर, तो l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और टाइम की डायमेंशन किसके बराबर है बेटा, टाइम की डायमेंशन है l की पावर 2, तो यहाँ पे आ गया l की पावर 2 और उसकी भी पावर ml2 t की पावर -2, तो ये -2 आ गया, तो ये आ जाएगा l की पावर 2 और l की पावर -4, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए l की पावर -2। तो क्या l की पावर -2 पूछा है इसके अंदर, क्या ऐसा बोला है, यस सर बिल्कुल बोला है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितनी है, l की पावर -2 है सर, तो अपना बिल्कुल सही आंसर आ गया। ये लो गाइस, सेकंड वाला भी सही हो गया, है ना। हलवा सवाल है, हलवा, एकदम हलवा, सीखने के बाद हलवा। अच्छा जी, और बताओ मास्टर साहब, डायमेंशन ऑफ पावर, पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, पावर का जो डायमेंशन होता है वो एनर्जी की डायमेंशन, वो किसके बराबर, एनर्जी की डायमेंशन अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम होता है बेटा। तो बताओ अभी अभी एनर्जी की डायमेंशन निकाली, वो किसके बराबर आ गई बेटा, एल की पावर -2 के बराबर आ गई, और टाइम की जो डायमेंशन है वो हमने देख ली थी, यहाँ पे किसके बराबर आई थी टाइम की डायमेंशन, वो आई थी एल की पावर 2 के बराबर। तो बताओ ये आ गया एल की पावर 2 के बराबर, तो आंसर कितना आएगा, एल की पावर -4 आना चाहिए। क्या ऐसा दे रखा है एल की पावर -4, देख लेते हैं। तो यस सर, एल की पावर -5 दे रखा है। क्या एल की पावर -5 सही होना चाहिए, तो देखो एनर्जी की कितनी आई थी, एल की पावर -2, जिसके कारण ये सही भी हो गया था, अपॉन में टाइम, टाइम कितना दे रखा है बेटा, एल की पावर 2 दे रखा है, तो ये आंसर एल की पावर -4 आना चाहिए था, जबकि यहाँ एल की पावर -5 दे रखा है, तो ये थर्ड गलत हो गया आपके पास। फोर्थ चेक कर लो, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बताओ लीनियर मोमेंटम क्या होगा बेटा आपके पास, तो मास्टर साहब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है बेटा आपके पास मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -1, MLT -1, है ना, m इंटू वी। अब बताओ मास की डायमेंशन कितनी है सर, 0, m0 l0 t0, लेंथ की डायमेंशन l दे ही रखी है, और टाइम की डायमेंशन थी l का स्क्वायर, तो l की पावर -2 आ जाएगा, यहाँ पे ये l की पावर -1 बचेगा, कुल मिला के l की पावर -1 बचना चाहिए। क्या l की पावर -1 है, यस, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ शुड बी द आंसर। अपन ने सब कुछ प्रूव कर लिया, एकदम हथिया लिया, एकदम सारा काम, 1 2 एंड 4 आंसर दे रखा है। ठीक है गाइज, यस सर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस का सवाल 2019 में आया हुआ। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी बच्चे। ठीक है बालक, ओके चलिए, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, 2010 में आया सवाल है, पुराना हो गया सवाल, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें हल्की फुल्की कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं ये सवाल। क्या होगा आपके पास, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा आपके पास क्या, लेट्स से सवाल ने पूछा, ये फोन साइलेंट कर दिया जाए तो एक सेकेंड,
हाँ, सवाल ने क्या पूछा बेटा आपसे, सवाल ने बोला कि एक स्टूडेंट है जो सिंपल पेंडुलम यूज कर रहा है, उसकी जो लेंथ है बेटा, उसकी एग्जैक्टली लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा, लेंथ की एक्चुअल वैल्यू है 1 मीटर। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट उसने यूज किया क्या पता करने के लिए, जी की वैल्यू पता करने के लिए। अब बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, यस। ही यूजेस अ स्टॉप वॉच ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। सोचो, इसने चालू किया, 20 ऑसिलेशन हुई और टाइम आया 40 सेकेंड, यानी कि 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम है वो किसके बराबर आया बेटा, 40 सेकेंड के बराबर आया। तो एक ऑसिलेशन का टाइम किसके बराबर आएगा बेटा, 40/20 सेकेंड। तो यानी कि किसके बराबर आ गया सर जी, 2 सेकेंड के बराबर आ गया। यानी कि जो टाइम पीरियड है बेटा पेंडुलम का वो किसके बराबर है, 2 सेकेंड के बराबर होना चाहिए। जी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, क्या, जब ये घड़ी चालू करी, एक्सपेरिमेंट चालू हो गया, हर एक ऑसिलेशन में कुछ एरर आया होगा, अगले ऑसिलेशन में कुछ एरर आया होगा, अगले ऑसिलेशन में कुछ एरर आया होगा, लेकिन हमने घड़ी बंद कब करी, 20 ऑसिलेशन के बाद। यानी कि 20 ऑसिलेशन में छोटे 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 एरर आए, वो जुड़ जाएंगे तो नेट एरर मिल जाएगा। और नेट एरर कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो घड़ी का स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। तो बेटा अगर मैं बात करूं, जो एरर आया मेरे पास, एरर आया, एरर इन 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस के टाइम में जो एरर आया वो किसके बराबर आया सर, वो मैक्सिमम 1 सेकेंड हो सकता है, 1 सेकेंड। तो बताओ एरर इन 1 ऑसिलेशन किसके बराबर होगा, एक ऑसिलेशन के जो टाइम में एरर आएगी, गलती आएगी। तो सोच, पहले ऑसिलेशन में कुछ गलती आई, अगले ऑसिलेशन में कुछ गलती आई, अगले ऑसिलेशन में कुछ गलती आई, तो ये सारी गलतियां ऐड होती है। गलतियां हमेशा क्या होती है, ऐड। तो यानी कि अगर मैं मानूं कि हर एक ऑसिलेशन में बराबर बराबर गलती आई, तो एक ऑसिलेशन में कितनी आएगी बेटा, 1/20 सेकेंड। तो ये क्या हो गया बेटा, डेल्टा टी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब एक टाइम पीरियड में गलती, और टी मतलब एक टाइम पीरियड। तो बताओ मेरे बच्चे, सवाल क्या था, सवाल ये था मेरे प्यारे प्यारे बालक, डेल्टा टी इन द मेजरिंग द टी विल बी इतना, टाइम पे इतना। तो एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ गाइज, एक बात बताओ गाइज, जल्दी बताना, जल्दी बताना बेटा, जल्दी बताना बेटा, डेल्टा टी इन मेजरिंग टी इतना 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 आ रहा है, तो बताओ जरा। अच्छा पूछा क्या है, एरर इन डेल्टा टी इज मेजरिंग टी इतना। तो बताओ डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एक एक साइकिल में कितना एरर है, एक साइकिल में कितना एरर है सर, 1/20 सेकेंड। तो क्या डेल्टा टी आपको ये निकल के आया बेटा, 1/20 का मतलब कितना हो गया, 0.0 फिर 5, ये आपके पास क्या आ गया, इतने सेकंड नहीं हो गया बेटा ये। तो डेल्टा टी 0.05, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, फर्स्ट सही है, तो सेकंड क्या हो गया बेटा, गलत। क्यों सर, भैया जो गलती है वो एक स्टॉप वॉच की मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है, 1 सेकेंड। पर 1 सेकेंड तो बेटा 20 ऑसिलेशन के बाद हुई ना, तो हर एक ऑसिलेशन में कुछ 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 गलती हो रही थी, वो तो हमने देखी ही नहीं। तो यानी कि हर ऑसिलेशन में बराबर बराबर गलती मान लूं, तो सारी गलतियां ऐड होकर 1 सेकेंड के बराबर है। तो एक ऑसिलेशन में गलती कितनी आई, 1/20 सेकेंड की, जबकि जो डेल्टा टी होता है वो एक ऑसिलेशन की गलती है बेटा, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपके पास। अब बोला परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। अब एक बात बताओ, एक बात बता मेरे बच्चे, आपको पता है बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, क्या सर, T इज इक्वल टू 2π√में L में जी। अब आप क्लासेस में क्या पढ़ते हो, जिसका भी एरर निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ रखो। तो यहां से आप लिख सकते हो T² इज इक्वल टू 4π² L में जी। यस सर। बताओ जी को इधर ले आए, जी इज इक्वल टू 4π² L में T², दोनों तरफ लॉग ले लो, ln ऑफ जी इज इक्वल टू ln ऑफ 4π², यस, प्लस में ln ऑफ L, यस, प्लस में सॉरी माइनस में 2 ln ऑफ T। लेकिन जब एरर निकालते हैं तो सब कुछ प्लस में लेते हैं, तो आप लिख सकते हो यहां से बेटा, यहां से आप लिख सकते हो मास्टर साहब, डेल्टा G/G इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना आएगा बेटा, डेल्टा L/L प्लस में 2 इंटू डेल्टा T/T। अब अपने को बोला जो वायर की लेंथ है वो एग्जैक्ट पता है, यानी कि हमें उसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि ये तो कितना हो गया, 0। तो डेल्टा G/G निकल के आ गया बेटा आपके पास, इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है, इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। अब जरा निकाल लो बेटा, 2 इंटू डेल्टा टी निकल के आया बेटा आपके पास 1/20,
और डेल्टा मतलब डेल्टा टी तो निकल के आया 1/20 और ये निकल के आया बेटा आपके पास 40/20। कितना बेटा 40/20। तो ये आ गया 40/20। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 40/20 इनटू में 100। जी मास्टर साहब बिल्कुल सही है, 20 से 20 कट गया। जी मास्टर साहब ये आ गया आंसर 2 इंटू 100/40। तो ये आ गया 5%। कितना आ गया बेटा 5%। तो 5% ऑप्शन है क्या बेटा कि जो जी में एरर आया वो 5% का है क्या? यस है। तो थर्ड भी आपका क्या है बेटा सही है। तो अगर परसेंटेज है ये 5% तो ये तो गलत ही हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया गलत। तो ये सवाल था 2010 का। केवल इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना था कि जो 1 सेकंड की गलती है वो आपकी एक ऑसिलेशन की नहीं है बेटा, वो 20 ऑसिलेशन की मिला के गलती है। तो एक ऑसिलेशन की कितनी आएगी 1/20 आ जाएगी, है ना जी। और जो 40 सेकंड टाइम निकाला स्टॉप वॉच से, वो 40 सेकंड टोटल टाइम है कितने ऑसिलेशन का 20 ऑसिलेशन का। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा बेटा 2 सेकंड होगा। तो ये हमने इस तरीके से सवाल का खात्मा कर दिया है। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा जी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोला लाला, देखो ध्यान से। नेक्स्ट सवाल 2004, अगेन पुराना सवाल है, ये थोड़ा आसान है। ये आसान है, इस पूरे 6 सवाल लाया हूं मैं। इन 6 सवालों में ये थोड़ा सा आसान है बाकियों के मुकाबले। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा अंदाजा आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने रख लिया है यहां पे। पता लगा आप सिग्निफिकेंट फिगर को हल्का समझ रहे हो, उसी पे अटक गए सारा काम। दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। बताओ, इसने बोला द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। तो पिच तो किसके बराबर आ गई बेटा 1 mm के बराबर आ गई। देयर आर 100 डिवीजन और सर्कुलर स्केल। 100 डिवीजन है बेटा किस पर आपके पास सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन है। अब बोला जब हम डायमीटर नाप रहे थे, जब हम एक वायर की क्या नाप रहे थे बेटा डायमीटर नाप रहे थे, किससे बेटा इस स्क्रू गेज से। तो हमें पता लगा लीनियर जो स्केल है, जो मेन स्केल है, मतलब आपको पता है स्क्रू गेज इसको घुमाते हैं तो जो घूमते घूमते सर्कुलर स्केल आगे, सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर ये जो रिंग है वो आगे जाती है और लाइन पे जो लीनियर लाइन है उस पर नंबर दिखाई देते हैं। तो उसने रीडिंग दिखाई 1 mm तो लीनियर स्केल पे, और उसके बाद वो कितना घूम गया 47 डिवीजन घूम गया। तो बताओ पिच का मतलब क्या होता है, एक रिवोल्यूशन में कितना घूमा पिच के बराबर घूमा। तो देखो ध्यान से, एक रिवोल्यूशन बाय सर्कुलर स्केल किसके बराबर आ गया बेटा पिच के बराबर आता है। पिच की डेफिनेशन ये होती है, और ये आ गई 1 mm के बराबर। सही बात है, 1 mm पिच है आपके पास। तो बताओ एक रिवोल्यूशन का मतलब कितने कितने डिवीजन घूमा, कितने डिवीजन घूमा 100 डिवीजन। तो 100 डिवीजन घूमा बेटा आपके पास, तब जाके एक पिच आगे सरका, यानी कि 1 mm आगे सरका। तो 1 डिवीजन किसका बेटा सर्कुलर स्केल का, ये किसके बराबर आ गया 1/100 mm के बराबर आ गया। तो बताओ अब जब वो घूम रहा था तो 1 mm तो रीडिंग पूरी दिखाई दे गई लीनियर स्केल पे, उसके बाद वो पूरा नहीं घूम पाया। कितना घूम पाया 47 घूम पाया। तो जो रीडिंग आई बेटा जो डायमीटर आएगी वो किसके बराबर आएगी 1 mm प्लस में 47 डिवीजन घूमा, तो 47 इंटू एक डिवीजन किसके बराबर है 1/100 mm के बराबर। तो ये आ जाएगा 1/100 mm, यानी कि जो डायमीटर निकल के आ गई वो किसके बराबर आ गई बेटा 1.47 mm। अब अपने को जो आखिरी में एरिया निकालना है कर्व सरफेस एरिया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो ये डायमीटर भी सेंटीमीटर में ले लेता हूं, तो डायमीटर को लिख सकता हूं बेटा 0.147 सेंटीमीटर। खास ध्यान क्या रखना है, जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करो तो सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आएगा। तो सोचो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, यहां पर भी कितनी है 1 2 3। तो मैंने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है वो चेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए सवाल लेके आया हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, जो लेंथ ऑफ द वायर है बेटा वो पहले से दे रखी है, वो किसके बराबर है लेंथ दे रखी है सर जी 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके बराबर होता है सरफेस एरिया, सर वो होता है आपके पास 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू लेंथ। यस, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू पाई, रेडियस को लिखा जा सकता है डायमीटर बाई 2 इंटू लेंथ, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया पाई इंटू डायमीटर इंटू लेंथ। सर एकदम सही बात है, कोई समस्या नहीं है। अब अपन जो आंसर निकालेंगे तो बताओ जरा, पाई तो एक नंबर है जो है 3.14, इसके सिग्निफिकेंट फिगर का कोई मतलब नहीं है। डायमीटर किसके बराबर है बेटा, डायमीटर है 0.147 0.147 सेंटीमीटर, और लेंथ किसके बराबर है बेटा 5.6 सेंटीमीटर 5.6
तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो जल्दी बताओ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या आता है बेटा कि आंसर आना चाहिए उतने सिग्निफिकेंट फिगर में जितने इन सारी नंबर्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास थे बेटा? इसके पास थे 2। तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना होगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स होते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जितने नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उनमें जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उस नंबर के पास क्या है बेटा? उस नंबर के जितने सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में आने चाहिए। 3.14 की जगह 2 भी होता तो उस 2 को ये नहीं बोलते कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, 2 तो एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जो मेजरमेंट से निकल के आता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने होते हैं। तो मेजरमेंट ये और ये है, ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, लाइफ टाइम कांस्टेंट है, ये चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो आप सिर्फ इसके और इसके सिग्निफिकेंट चेक करोगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद राउंड ऑफ कर दो। तो बताओ बेटा, इसका आंसर जो आएगा, कैलकुलेटर देखना ध्यान से बेटा, मैं आपको सामने 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.147 मल्टीप्लाई बाय 5.6, ये जो एक्चुअल आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2.584848। मुझे इसको किसमें राउंड ऑफ करना है बेटा? मुझे इसमें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है बेटा। तो बताओ, यहां तक रखना है अपने को, इसका मतलब यहां के सारे स्किप करने हैं। तो 5 के बाद अगर 5 से बड़ी डिजिट है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा? 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? यस सर। क्या सर सब्जेक्टिव तो आता ही नहीं है? यस, बिल्कुल नहीं आता, अभी नहीं आता, बट कम से कम कॉन्सेप्ट तो समझोगे ना बेटा। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास एक सवाल था जो पुराने टाइम पे आया है, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होगा बच्चे। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं स्क्रू गेज के, वर्नियर कैलिपर के, वो आसानी से कर लेता। जिसको कंफ्यूजन थी वो नहीं कर पाता, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। कितना बड़ा सवाल है सर जी, सब कर देंगे, टेंशन मतलब हलवा कर देंगे सब। क्या बोला? कंसीडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच ईच 1 सेंटीमीटर, जो डेटा है मैं उसको मार्क कर देता हूं, ईच 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल, 1 सेंटीमीटर और मेन स्केल, उसको डिवाइड किया गया 8 इक्वल डिविजन्स में। तो देखो ध्यान से, अगर मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, उसको 8 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बताओ, ये मेन स्केल है, किसका मेन स्केल है बेटा? ये किसका मेन स्केल है बेटा? ये वर्नियर का। वर्नियर जो आपके पास पूरी की पूरी असेंबली है उसका क्या है बेटा? ये मेन स्केल है। तो बताओ 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? तो सर ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, उसके 8 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा किसके बराबर हो गया? 1/8 के बराबर। तो 1 MSD आ गया 1 था फॉर अ रीजन 1/8 सेंटीमीटर के बराबर। अब बोला एंड अ स्क्रू गेज विद 100 डिवीजन, स्क्रू गेज जो है वो 100 डिवीजन है ऑन इट सर्कुलर स्केल। ओके, इन वर्नियर कैलिपर 5 वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइड विद द 4 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो यानी कि बेटा 4 MSD किसके बराबर है बेटा? और इंफॉर्मेशन क्या मिली सर? ये मिली कि 4 MSD किसके बराबर है बेटा? आपके पास 5 VSD के बराबर है, वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो बताओ आपके पास 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 मेन स्केल डिवीजन के। तो बताओ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर किसके बराबर आएगा? सर लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 1 MSD माइनस 1 VSD। तो बताओ मेरे बच्चे, 1 MSD माइनस में 1 VSD को लिख दिया 4/5 MSD। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे किसके बराबर आ गया? 1/5 MSD। सर सही बात है। और 1 MSD किसके बराबर है बेटा? ये आ गया 1/5 इंटू 1/8 सेंटीमीटर। यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर किसके बराबर आ गया? 1/40 सेंटीमीटर। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए निकाल दिया सब कुछ बच्चे। ये लीस्ट काउंट आ गया बेटा किसका? वर्नियर स्केल का। वर्नियर कैलिपर का क्या आ गया बेटा आपके पास? ये लीस्ट काउंट आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? जी मास्टर साहब क्लियर है।
अब ध्यान से देखो, इसने बोला कि जो आपके पास स्क्रू गेज है वो एक रिवॉल्यूशन में क्या कर रहा है, आपके पास सर्कुलर स्केल पे जो मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर जो आपके पास सर्कुलर ये स्केल है ना, ये सर्कुलर रिंग है, वो एक रिवॉल्यूशन घूमने पर 2 डिवीजन घूम जाता है लीनियर स्केल के। मतलब आपके पास, अब स्क्रू गेज की कहानी पे आ जाते हैं। तो देखो ध्यान से, ये स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का मान लो ये आपके पास क्या है, सर्कुलर स्केल है, डुक 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 डुक। तो देखो ध्यान से, सर्कुलर स्केल का जो ये मेन स्केल है बेटा, या लीनियर स्केल है, ये क्या है, लीनियर स्केल, लीनियर स्केल। तो देखो ध्यान से, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन हो गया, ये 2 डिवीजन हो गए। तो जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो आपके पास ये बॉक्स है वो कहां पहुंच जाएगा बच्चे, यहां पहुंच जाएगा। मतलब आपके पास थोड़ा इधर, ये इधर है ना, ये आगे वाला डंडा एक यहां पे पहुंच जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, मतलब 2 डिवीजन कंप्लीट हो गए। तो आपके पास जो कुल मिला के 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1 रिवॉल्यूशन घूमने के बाद यानी कि 100 डिवीजन किसके बराबर होते हैं बेटा, आपके पास पिच के बराबर होते हैं कि नहीं होते भाई। एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, कितने डिवीजन घूमा, कितने डिवीजन है टोटल बेटा, 100 डिवीजन है। तो 100 डिवीजन घूमने के बाद एक पिच आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, सर बिल्कुल चलेगा। अब इसने बोला, दादा ध्यान से देखना आप सवाल क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन चेक करने हैं अपने को। इसने बोला इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस, तो इसने बोला जो स्क्रू गेज की जो पिच है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ, सर वो है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट कितना है सर जी, वो देखा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर है। तो देखो पिच इज इक्वल टू किसके बराबर गया, 2 इंटू 1 बाय में 40 सेंटीमीटर, शायद यही आया था, 40 आया था ना, चेक कर लेते हैं। 1 बाय कहाँ गया, 1 बाय कहीं तो निकाला था हमने, अच्छा ये वाला पेज ऊपर पीछे चला गया। तो ये कितना आ गया बेटा, 1/40, यस 1/40। अगर ऐसा है तो इसने बोला, इसने क्या पूछा, तो भैया जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो 0.01 है। एक बात बता, लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, पिच अपॉन में ये। तो बताओ पिच किसके बराबर आ गई सर, 1/20 सेंटीमीटर के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का किसके बराबर होता है सर, वो होता है पिच अपॉन में डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। तो बताओ किसके बराबर निकल के आ रहा है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, पिच आ गया 1/20 इंटू में डिवीजन कितने 100, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अपना जो आंसर है वो किस में दे रखा है बेटा, मिलीमीटर में दे रखा है। किसमें बेटा, मिलीमीटर में। तो चेक करते बेटा मिलीमीटर में कितना आंसर आना चाहिए, तो भाई साहब ये आ गया 10 इंटू 20 इंटू 100 मिलीमीटर। तो बेटा 0 से 0 कट चुका है बच्चे, तो ये आंसर आ गया 0.5 mm, 0.5/100 mm, है ना जी। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए 0.5/100 mm, 0.5/100 mm, 0.5/100 mm। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास ये तो भैया गलत हो गया आपके पास, यस आपके पास बिल्कुल भी वर्नियर कैलिपर की जो आपके पास लिस्ट काउंट है वो इतना तो नहीं आ रहा है जी। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, अरे बोलो ना बच्चा, सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा जी, और चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर कितना दे रखा है 2 3। अब इसमें बोला इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब बोला तो बताओ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इतना, तो बताओ वही वाली लैंग्वेज, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अच्छा सही बात है सर, सही बात है, 1 सेंटीमीटर है और एक सही कर दिया, सब कुछ सही है, यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है जी। 1/8 आ गया, ये 1/40 सेंटीमीटर आ गया, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। 1/5, यस 1/40 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब इसने बोला पिच जो है वो कितना है आपके पास, ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, तो 1/40 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आ गया 1/20 सेंटीमीटर। 1/20 सेंटीमीटर मतलब 0.5 नहीं 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, आपके पास एक बात बताओ, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज किसके बराबर होता है, एक डिवीजन सर्कुलर पे कितना चल लेगा, एक डिवीजन सर्कुलर पे। तो सर्कुलर के 100 डिवीजन पिच के बराबर हैं, तो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर किसके बराबर गया, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन आ गया। तो एक बात बताओ जरा, क्या यहां पर ये इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लग रही सवाल के अंदर। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इतना,
कितना बेटा, लीस्ट काउंट के बराबर दे रखा है वर्नियर कैलिपर के, तो बोलता लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज इतना 0.5 mm में आंसर ये तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर जो सवाल के अकॉर्डिंग हमने बोला पिच जो है वो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट मतलब ये आ गया, तो जो पिच निकल के आई वो आ गई 1/20 सेंटीमीटर अपन में नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि 100 डिवीजन थे ना, 100 डिवीजन पिच के बराबर था, तो एक डिवीजन किसके बराबर आ गई, और एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, तो 100 डिवीजन के बराबर है, तो 1/, ये सब कुछ सही चल रहा है। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन फिर से देख लेता हूँ, कभी कुछ गड़बड़ ना हुई मुझसे। चलिए, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा, आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 1/, में 2000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो आपकी बार आ गया ये आपके पास 2000, 0 से 0 गया, तो 1/200 आ गया आपके पास, है ना जी, mm आ गया जी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं सही तो है, सही आ रहा है सब कुछ, और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 0 0 गए, ये आ गया 5, तो ये आ गया सर 0.05, सही तो आ रहा है बेटा आपके पास, 5 का एक 0 से गया 0.5, 0.005 आना चाहिए बेटा, 0.005 आना चाहिए ना, 0.5 कैसे आ रहा है, 0.005 आना चाहिए मेरी समझ से इसका आंसर। एक बार फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे सारी कैलकुलेशन, ठीक है बच्चा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोला, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज इतना, कितना, ट्वाइस द लीस्ट काउंट, यहाँ पे लीस्ट है बेटा, लीस्ट। अगला बोल रहा है इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का, है ना, क्या बोला, इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट इतना, तो एक ध्यान से सुन, ये तो आसान है, देखो ध्यान से, इसने बोला लीस्ट काउंट लीनियर स्केल का, लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गेज। अब आपको ये पता है स्क्रू गेज का लीनियर स्केल का जो एक डिवीजन होगा वही तो लीस्ट काउंट होगा आपके पास, एक डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल, ऑफ लीनियर स्केल, इसके बराबर ही तो है बेटा। तो बताओ जरा ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आपको पता है 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे घूमा था, वो किसके बराबर थे, 2 डिवीजन आगे चल लिया था बेटा लीनियर स्केल पे, यस सर जी। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे, यहां से पता लग गया अपने को 50 डिवीजन जब वो सर्कुलर स्केल घूमेगा वो किसके बराबर है बेटा, एक डिवीजन है बेटा किसका, लीनियर स्केल का, लीनियर स्केल का। सर सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई समस्या ही नहीं है ना जी। अब बताओ जरा जो पिच है वो किसके बराबर है बेटा, 100 डिवीजन के बराबर है, 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के बराबर है, तो पिच बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल के बराबर आ जाएगा, और सर्कुलर स्केल के 50 डिवीजन किसके बराबर है बेटा आपके पास, एक डिवीजन लीनियर स्केल के, यस, यानी कि ये क्या है, लीस्ट काउंट है। तो जो लीस्ट काउंट बेटा लीनियर स्केल का है, लीनियर स्केल का लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के केस में पिच बाय 2 आ रहा है, और वो अगर किसके बराबर है, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, तो यानी कि इसमें दे रखा है पिच बाय 2 इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है आपको कुल मिला के ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वो किसके बराबर है, 2 × 1/, में 40 सेंटीमीटर। तो बताओ जो पिच निकल के आएगी वो आ जाएगी 2 × 1/40 सेंटीमीटर, यानी कि सर आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है जी मास्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ पिच किसके बराबर आ गई यहाँ पर, इस केस में जो स्क्रू गेज की पिच आई वो किसके बराबर आ गई, 1 mm के बराबर आ गई, सही बात है सर। तो जो लीस्ट काउंट आएगा स्क्रू गेज का वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा सर आपके पास टोटल पिच अपोन में नंबर ऑफ डिवीजन 1 mm, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, 100 डिवीजन, तो ये आ गया 0.01 mm। यहां पर 0.01 mm सही आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां तक तो आपके पास क्या है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला तो बिल्कुल सही है। तो इसने बोला आपको क्या बताना था, देन ये पूछ रहा था आपसे, तो भाई साहब मेरे पास थर्ड तो पक्का सही है, थर्ड सही है तो फोर्थ गलत हो गया, थर्ड सही है तो फोर्थ गलत हो गया, सही बात है जी,
फोर्थ गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है, एक में डेटा ये, एक में डेटा, तो ये आई गया, तो ये तो गलत ही हो गया। अपना कंफ्यूजन यहां पैदा हो रही है क्योंकि अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.005 आना चाहिए, जबकि 0.05 दे रखा है। तो मैं एक बार चेक कर लो, पता लगे मेरा दिमाग ही गलत चल रहा हो। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 1/40 सेंटीमीटर, तो 1/20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। पिच, पिच है होता, लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, तो पिच आपके पास 1/20 है, डिवीजन आपके पास 100 है और सेंटीमीटर में है, तो 1/2000 सेंटीमीटर आ गया, तो 10 मिलीमीटर बाई 200 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो 1 बाई आपके पास 200 आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया 5, 5 बटे में 10 करोगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 को एक जीरो लगा दो तो 0.05 रहेगा, तो 0.005 आना चाहिए बेटा, यहां पर कितना आना चाहिए 0.005 mm। अगर आपके पास सवाल में ये दिया होता कि जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इतना है, कितना है बेटा, इतना है 0.005, मेरे ख्याल से इसकी जगह क्या होना चाहिए 0.005 मिलीमीटर होना चाहिए, तब जाके आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास सही आएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। हालांकि मुझे जो बुकलेट है उसमें भी 0.05 दे रखा है, अब मेरे को जितनी समझ है आज तक पढ़ाने में, मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा बेटा, मैं जो मैंने निकाला वो बिल्कुल सही आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है। यस, ये 0.005 है बेटा, ये इसको सही कर लो। इतनी देर से हमने जिसको छेड़खानी करी, ये सारा हमारा टाइम खराब कर दिया सवाल ने मिस प्रिंटिंग के चक्कर में। यहां पर 0.005 है, तभी जाके सही आंसर आएगा बेटा, 0.005 mm। खतरे की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना, और कैलकुलेशन हमने तो सही की है, बस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अपने टाइपिस्ट से हो गई है, ये शायद बुक के अंदर मिस्टेक है। ठीक है बच्चा, तो अपन ने पूरा प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से किया है, बहुत शानदार सवाल है, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, इसको जरूर आप फिर से देख लेना एक बार, ताकि आपको चीजें क्लैरिटी आए। बस ये पता होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है सर्कुलर स्केल का 1 डिवीजन के बराबर, और सर्कुलर स्केल के जितने भी टोटल डिवीजन है वो सारे एक एक बार घूम लेंगे, यानी कि पूरा एक रिवोल्यूशन चक्कर घूम लेगा, उतने में जितना वो आगे बढ़ जाता है अपने मेन स्केल पर। सर्कुलर के ऊपर एक ये रिंग है, ये रिंग जब एक चक्कर काटने के बाद जितना आगे बढ़ गई उसे बोलते हैं पिच। तो हाँ, इन्होंने बोला कि एक चक्कर काटने के बाद ये मेन स्केल पर 2 डिवीजन बढ़ गए, यानी कि जो पिच है वो किसके बराबर है, 2 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर है। तो जो मेन स्केल का 1 डिवीजन है इस केस में, स्क्रू गेज के केस में, वो पिच का आधा है। तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया और बड़े मजेदार क्वेश्चन को एकदम खात्मा कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? यस मास्टर साहब, बिल्कुल क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे। क्या बोला, एक स्टील वायर है जिसकी डायमीटर 0.5 mm है, तो डायमीटर तो सर दे रखी है कितनी, 0.5 mm। अच्छा, यंग्स मॉडुलस है बेटा, वाई की वैल्यू दे रखी है सर आपके पास 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सबकी वैल्यू चेक कर लेना कौन सी यूनिट में दे रखी है। उसने एक मास m लटका रखा है उससे, वो m कितना है वो लास्ट में दे रखा है। द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड 1 is 1 मीटर, कि इसने बोला कि आपके पास जो लेंथ ऑफ द वायर है वो किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है, 1.0 मीटर के बराबर है। ठीक है सर, ये भी सही है। उसके बाद बोला अ वर्नियर स्केल 10 डिवीजन इज अटैच टू द इतना। तो भाई साहब, अच्छा, नेक्स्ट टू द स्टील वायर रेफरेंस से इसने बोला विच मेन स्केल लीस्ट काउंट इतना है, कितना है आपके पास, इतना 1 मिलीमीटर है। किसका बेटा, नेक्स्ट, अच्छा, मेन स्केल का लीस्ट काउंट यानी कि 1 MSD किसके बराबर है बेटा, 1 MSD किसके बराबर है, 1 MSD 1 मिलीमीटर के बराबर दे रखा है। यहां पर इसने बोला लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, पूरे वर्नियर का नहीं, खाली लीस्ट जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो मेन स्केल है उसका 1 डिवीजन 1 mm के बराबर है। अब 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के वो 9 डिवीजन के बराबर है इसके, तो 10 VSD दे रखा है बेटा आपके पास 9 MSD के बराबर। तो यहां से हमें समझ में आया बाबू कि 1 VSD किसके बराबर आ गया आपके पास, 9/10 MSD के बराबर आ गया। तो जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा इस इंस्ट्रूमेंट का वो किसके बराबर आएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये निकल के आ गया सर 9/10 MSD, तो ये निकल के आ गया सर 1/10 MSD। जी मास्टर साहब, एकदम सही बात है। और ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 1 MSD किसके बराबर, 1 mm, तो ये आ गया 0.1 mm। यानी कि इस स्क्रू, ये वर्नियर कैलिपर जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है वैसा ही वर्नियर कैलिपर दे रखा है।
ये जो वर्नियर कैलिपर दे रखा है स्टैंडर्ड वाला ही दे रखा है, जिसका लीस्ट काउंट कितना आता है 0.1 mm आता है। जी मास्टर साहब बिल्कुल सही बात है। अब एक बात समझो, ऐसा सा सवाल है, ऐसा सवाल है कि आपके पास एक वायर थी बच्चा, है ना, ये वायर है आपके पास, इस वायर को मान लो ऊपर से फिक्स कर दिया, इस वायर को मान लो ऊपर से फिक्स कर दिया, इससे जब अपन ने एक मास लटकाया तो यहां पे एक फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, वो लगेगा mg, है ना। तो यहां पर आपने एक वर्नियर स्केल अटैच कर, बिल्कुल यहां से शुरुआत करके इसने एक वर्नियर स्केल अटैच कर दिया। जी सर जी, ये वर्नियर स्केल है, और यहीं पे एक दूसरा साथ में क्या है, मेन स्केल भी है, यहां पर एक मेन स्केल भी है। ये वर्नियर स्केल है, ये आपके पास मेन स्केल। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, है ना जी, बिल्कुल सही बात है सर। अब आपके पास जब ये वायर आपके पास बढ़ेगी, जब ये वायर आपके पास बढ़ेगी तो कुछ रीडिंग वीडिंग आएगी कि नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर वर्नियर स्केल को इसके अटैच कर दो, ऐसे अटैच कर दो, है ना, इसको इसके ऐसे अटैच कर दो, ऐसे अटैच कर दो, ठीक है भाई, ऐसे अटैच कर दो। और बताओ, अब जब ये वायर बढ़ेगी तो ये वर्नियर कैलिपर आगे जाएगा तो कुछ रीडिंग आएगी नहीं आएगी? तो रीडिंग बता रहा है कैसे कैसे आई। तो इसने बोला कि भाई अच्छा ये सब दे दिया, उसके बाद बोला इधर लोड जो वेट लगाया है, मास लगाया है 1.2 kg है, वर्नियर डिवीजन का कौन सा कोलाइड करेगा मेन स्केल से। अच्छा और एक बात और है, जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है, यानी कि दोनों के जीरो तो पहले ही कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो जीरो है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग चेक करनी है अपने को भाई, जब अपन ने लोड लगा दिया तो दोनों के जीरो तो कोइंसाइड कर रहे हैं, उसके बाद अगला कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग तो जीरो आ गई आपके पास। तो बताओ जरा, रीडिंग देखो ध्यान से, तो भाई जो एक्स्ट्रा लेंथ आएगी वो किसके कारण आएगी, जो रीडिंग आ रही है वो किसके कारण है, डेल्टा एल के कारण। तो डेल्टा एल निकाल लो बच्चे। तो आपको पता है mg फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल अपॉन में एल। अब मुझे डेल्टा एल निकालना जिसकी वजह से रीडिंग आएगी। तो सर mg है 1.2, g की वैल्यू कितनी है बेटा, g की वैल्यू 10 बोला है क्या इसने, कद्दू ने, यस बोला है 10, यस। एरिया होगा पाई डायमीटर का स्क्वायर बाय 4, डायमीटर कितना है 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर में हो गया, इसकी पावर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यस एरिया हो गया आपके पास। तो mg अपॉन एरिया लिख लिया, नीचे y आ जाएगा, नीचे y और आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस कितना है बेटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11। और लेंथ कितनी है बेटा आपके पास, लेंथ दे रखी है बच्चा 1 मीटर, 1 मीटर। तो डेल्टा एल निकालो जरा कितना आएगा, वही तो रीडिंग है बेटा। तो डेल्टा एल आ गया बेटा आपके पास, वो आ गया 12 चौक 48, तो 4.8 इंटू 10 अपॉन में पाई की वैल्यू दे रखी है बेटा 3.2, शायद 3.2, यस 3.2, यस इंटू, ध्यान रखना ये 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 11। जरा बताओ कितना आंसर आना चाहिए सर जी। यहाँ से सर ये जी 2 आ गया जी आ गया जी 2, ये आ गया सर 1.6, यस सर 1.6 से 3 आ गया जी, यस सर। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 30 अपॉन में, जरा देखना ये सब कट चुका है, ये बचेगा 10 की पावर माइनस में, सॉरी प्लस में 5। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। तो आएगा 30 इंटू 10 की पावर में माइनस में 5 मीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर। तो ये आ गया 30 बाई में 100, 30 बाई में 100 मिलीमीटर, यस सर। तो यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू आ गई आपके पास 0.3 मिलीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है, दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वर्नियर रीडिंग क्या आएगी बेटा, रीडिंग आएगी आपके पास, जो रीडिंग आती है वो किसके बराबर आती है आपके पास, जो रीडिंग आती है पूरे स्केल की वो किसके बराबर आती है सर, वो आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो बताओ जरा आपके पास जो रीडिंग आई वो आई, डेल्टा एल की वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ कितनी नापी 0.3 mm, तो 0.3 mm इज इक्वल टू मेन स्केल तो 0 दिखा रहा है, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो वैल्यू आ गई x, कौन सा डिवीजन है ना, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया इनटू में लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। तो बताओ बच्चा x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थर्ड डिवीजन। तो x की वैल्यू आ गई थर्ड डिवीजन। तो अपना आंसर क्या आ गया कि थर्ड डिवीजन क्या किया होगा बेटा, कोइंसाइड किया होगा। सोचो ना बेटा 1 mm से भी कम वैल्यू नाप रहा है, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही है,
वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन 0.1 नापेगा, 2 डिवीजन 0.2, 0.3 डिवीजन 0.3 नापेंगे, यानी कि थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, तब जाके अपनी रीडिंग ऐसी आई होगी। तो इसका मतलब ये आपका सवाल जो था वो भी ठीक ठाक सवाल था, 2018 में आया हुआ है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते आंसर आ जाता। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सेकंड वाला आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सेकंड वाला आपको आंसर देखने को मिलेगा, है ना बेटा। बस अपन ने पूरी वीडियो के अंदर, मान लो 5 से 7 मिनट अपने उस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे वेस्ट हो गया, जहां पर 2 सवालों में ऐसा आया जहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो भी बुक में मिस्टेक है, एक्चुअल बुक में ही मिस्टेक है। एक जगह तो टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी और एक जगह बुक ने मिस्टेक कर दी, तो टाइपिस्ट की भी गलती नहीं बेचारे की। तो कुल मिला के हमारा 5-10 मिनट वहां पे गया है, क्योंकि भाई अब हम लाइव सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे भी गलती हो सकती है, बट फिर भी हमने पूरे की पूरे सवालों में कोई गलती नहीं करी, अपने लेवल पे जो आंसर निकाला वही एक्चुअल आंसर निकल के आया है। तो ये आपके पास था बेटा एक छोटी सी 1-1.25 घंटे की वीडियो, जिसके अंदर हमने 6 सवाल अच्छे अच्छे देख लिए, उनको जान लिया, कॉन्सेप्ट जान लिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम बहुत सारे नए नए सवालों में, नई नई वीडियो के अंदर। तो भाई साहब खुश रहें, प्यार बरसाते रहें, स्वस्थ रहें। फिर से मुलाकात होगी आपकी, आपसे कभी ना कभी जरूर मिलेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के बाद। ऑल दी बेस्ट, गुड लक, टाटा, बाय बाय।